इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बीहड़ को दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे जमीन पर गड्ढा कर रहे होते हैं। ये बीहड़ इतना खतरनाक होता है कि दूर दूर तक यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, यानी कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। और जितने भी बच्चे गड्ढा कर रहे होते हैं ये सब के सब सजा के तौर पर यहाँ पर होते हैं। वहीं शहर में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैनली है। जब वो जा रहा होता है तभी ऊपर से एक स्नीकर्स यानी कि शूज का पैर उसके ऊपर आकर गिरता है जिस पर लाल रंग की लाइंस होती हैं। स्टैनली उन जूतों को सूंघता है तो उनमें से बदबू आ रही होती है। दरअसल उसका जो परिवार होता है वो पैर से आने वाली बदबू का इलाज ढूंढ रहा होता है, इसीलिए वो उन शूज के पैर को अपने साथ लेकर वहां से चल देता है। पर तभी पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है क्योंकि ये जो स्नीकर्स, ये जो शूज होते हैं वो एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर के होते हैं जो उसने डोनेट कर दिए थे और अब इनकी चोरी का इल्जाम उसके ऊपर है। स्टैनली को पुलिस उसके घर ले जाती है जहां पर वो देखते हैं कि बहुत सारे शूज हैं जिन्हें देखकर पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि स्टैनली शूज चोरी करता है और बेसबॉल प्लेयर के शूज उसी ने चोरी किए थे। अब उसे कोर्ट ले जाया जाता है जहां पर जज उसे 18 महीनों की सजा सुनाता है और उसे उसी जगह भेजा जाता है जिस जगह को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां बच्चे गड्ढा कर रहे थे। दरअसल स्टैनली का जो पूरा परिवार है वो अपने आप को अनलकी होने के लिए श्रापित मानता है और ये उसके परदादा से शुरू हुआ था। स्टैनली अब उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बाकी बच्चे शुरू में उसे परेशान करते हैं और एक दिन जब वो खाना खाने के लिए बैठा होता है तो स्टैनली सबको बताता है कि उसके ऊपर जूते चुराने का इल्जाम लगाया था जो कि एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर के थे जिसका नाम क्लाइड स्वीट फीट लिविंगस्टन था और इस वजह से मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। यहीं पर एक बच्चा होता है जो कभी नहीं बोलता, जिसे सब यहाँ पर जीरो के नाम से बुलाते हैं और वो उसकी बात सुनकर कहता है क्या उन जूतों पर लाल रंग की लाइंस थी? स्टैनली कहता है कि हाँ। स्टैनली रात को जब अपने बेड पर सो रहा होता है तो वह अपने दादा की कहानियों को याद करता है जिसमें जिक्र उसके परदादा का होता है जिन्होंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक किसिन कैट नाम की लेडी जो कि लुटेरी थी उसने उसके परदादा को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद उसके परदादा ने एक पिग का फार्म खोला जहां पर वो एक लड़की से प्यार करने लगे और उस लड़की को पाना चाहते थे, इसीलिए वो एक लेडी के पास जाते हैं जिसके पास कई शक्तियां होती है। वो स्टैनली के परदादा को कहती है कि वो लड़की बेवकूफ है इसीलिए तुम उसे छोड़कर अमेरिका चले जाओ, लेकिन उसके परदादा नहीं मानते, वो उसे पाना चाहते हैं। जिसके बाद वो लेडी स्टैनली के परदादा को कहती है कि तुम एक छोटे से पिग को लेकर पहाड़ी के ऊपर जाओ, उसे वहां के झरने का पानी पिलाओ, जिसके बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसके पिता मान जाएंगे। स्टैनली ऐसा ही करता है और जब वो पिग लेकर उस लड़की के पिता के पास जाता है तो वो मान जाते हैं, लेकिन वहां पर एक और आदमी आया होता है जिसका पिग उससे बड़ा होता है। हालांकि वो मोटा और बदसूरत होता है, लेकिन वो लड़की स्टैनली के परदादा से शादी करने के बजाय उस आदमी से शादी करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि वो एक बेवकूफ है। इसके बाद स्टैनली के परदादा शहर यानी कि वहां से निकलकर अमेरिका आ जाते हैं, लेकिन वो अपना एक वादा भूल जाते हैं जो उन्होंने उस लेडी से किया था जिसने उन्हें बताया था कि तुम्हें पिग के बच्चे को झरने पर ले जाना होगा, वहां का पानी पिलाना होगा। दरअसल साथ में उसने ये भी कहा था कि तुम्हें मुझे भी वहां पर ले जाना होगा जिस झरने के पानी को पीने के बाद मैं जवान और सुंदर हो जाऊंगी, लेकिन अब उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। जिसके बाद वो लेडी स्टैनली के परदादा को श्राप देती है कि आज के बाद तुम्हारे घर में जितने भी मेल पैदा होंगे वो सब के सब अनलकी होंगे और इसीलिए स्टैनली के परिवार में अब किसी के साथ भी उसका लक नहीं है। वहीं प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहां पर स्टैनली सभी के साथ जमीन में गड्ढा खोद रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पता कि ये जमीन में गड्ढा क्यों खोदते हैं। और एक दिन जब स्टैनली गड्ढा खोद रहा होता है तो उसे जमीन में एक चीज मिलती है जो कि बहुत पुरानी होती है। वो उसे लेकर इंचार्ज के पास जाता है ताकि उसे शाबाशी मिले, उसे कुछ रियायत मिल जाए, लेकिन इंचार्ज उसे बताता है कि जमीन से निकलने वाली हर एक चीज की वैल्यू नहीं है। आज से 100 साल पहले यहाँ की जो वार्डन है ये पूरी की पूरी जगह उसके परदादा की हुआ करती थी। वो इस पूरे के पूरे शहर को चलाते थे। उस वक्त इस शहर का नाम ग्रीन लेक था क्योंकि यहाँ पर एक लेक थी जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में यानी कि 100 साल पीछे जाती है जहाँ पर हमें इसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। यहीं पर सैम नाम का एक लड़का था, लेकिन वो एक ब्लैक था। इसी शहर में कैथरीन नाम की एक टीचर होती है जो बहुत सुंदर है। सैम और कैथरीन धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं जो देखकर शहर के लोगों को, साथ ही वार्डन के परदादा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो एक ब्लैक है और वार्डन के दादा जो काले और गोरों में बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, वो नहीं चाहते थे कि सैम किसी भी तरह से कैथरीन के साथ जिंदगी बिताए। साथ ही वो खुद कैथरीन को प्यार किया करते थे, इसीलिए वो कैथरीन के स्कूल को जला देते हैं और साथ ही अपने साथ सैम को पकड़ कर ले जाते हैं क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। कैथरीन इस बात से परेशान होकर यहाँ के पुलिस वाले के पास जाती है, लेकिन वो भी वार्डन के परदादा के साथ मिला हुआ होता है, वो उसकी मदद नहीं करता। जिसके बाद सैम को लेक पर मार दिया जाता है और अब कैथरीन सैम की मौत से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी है, इसीलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए सबसे पहले वो पुलिस वाले को मारती है क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की थी। और इसके बाद वो शहर के कई लोगों को जो वार्डन के परदादा के साथ मिले हुए थे उन्हें मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद उसका नाम कैथरीन बार्लो से बदलकर किसिन केट रख दिया जाता है क्योंकि वो जिसको भी मारती थी उसे किस करके चली जाती थी। और ये किसिन केट वही किसिन केट है जिसने स्टैनली के परदादा के खजाने को, उनकी सारी संपत्ति को उनसे लूट लिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर स्टैनली को दिखाया जाता है कि वो गड्ढा खोद रहा है और तभी वहाँ पर उसे एक गोली मिलती है, जो गोली उससे उसका साथी जिसका नाम एक्सरे वो ले लेता है ताकि इस गोली को इंचार्ज को देकर वो एक दिन की छुट्टी पा सके। और अब यहाँ पर इस जेल की जेलर आती है जो कि एक लेडी है जो उस गोली को बहुत ध्यान से देखती है और इसके बाद एक्सरे को एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। वो ऑर्डर देती है कि उस जगह को अच्छी तरह से खोदो। वहीं इंचार्ज जब अपनी गाड़ी के आसपास नहीं होता तो एक लड़का उसकी गाड़ी से सनफ्लावर के बीज चुरा लेता है जिसके बारे में इंचार्ज को पता चल जाता है और अब सब अपनी जान बचाने के लिए बीजों की थैली को एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं। और अंत में वो स्टैनली के पास पहुंच जाती है, लेकिन स्टैनली इसका आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाता। वो कहता है कि मैंने इन बीजों की थैली को तुम्हारी गाड़ी से लिया था।
इसके बाद इंचार्ज स्टैनली को सजा दिलाने के लिए वार्डन यानी कि जेलर के पास ले जाता है, लेकिन वो स्टैनली को सजा नहीं देती और कहती है कि इसको उसी जगह ले जाओ और इन्हें खुदाई करने दो। अब इससे पहले कि स्टैनली यहाँ से जाता, वो दीवार पर न्यूज़पेपर की एक बहुत पुरानी कटिंग देखता है जिसे फ्रेम किया गया होता है, और ये होती है किसिन केट के बारे में। उसका नाम होता है किसिन केट बार्लो, जिसने आज से कई साल पहले उसके परदादा के पैसों को, उनके खजाने को लूट लिया था। साथ ही उसने और भी बहुत सारे लोगों के खजाने को, उनके पैसों को लूटा था। और ये किसिन केट वही है, यानी कि कैथरीन। अब जो गोली उसे वहां से मिली थी, उसे याद आता है कि उसमें लिखा था केबी, यानी कि वो केट बार्लो की थी। दरअसल वो गोली नहीं होती, बल्कि वो किसिन केट बार्लो की लिपस्टिक थी, जिसे सब ने गोली समझ लिया था। पर अब स्टैनली को इस सच पता चल चुका है। अब वो वापस उस जगह पर आता है जहां पर उसे गड्ढा खोदना था। वहां पर उसकी जगह जीरो गड्ढा खोद रहा होता है। वो स्टैनली से कहता है कि मैं तुम्हारे बदले गड्ढा खोद दिया करूंगा, लेकिन बस तुम मुझे पढ़ना सिखा देना। उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है। साथ ही वो उसे अपना असली नाम भी बताता है। दरअसल ये उसी लेडी का पोता है जिस लेडी ने आज से कई साल पहले स्टैनली के परदादा को श्राप दिया था कि तुम्हारे खानदान में जितने भी मेल होंगे वो सब के सब अनलकी होंगे, कभी किस्मत उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि स्टैनली के परदादा ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। वो उस लेडी को पहाड़ पर ले जाकर पानी नहीं पिला पाए थे, और इसीलिए स्टैनली की और उसके खानदान में सबकी किस्मत खराब होती है। वो अपना कोई काम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इन दोनों को इस सच्चाई का नहीं पता। ये दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टैनली जीरो को पढ़ना लिखना सिखाता है, साथ ही जीरो उसके बदले गड्ढा खोदता है। और जब ये बात इंचार्ज को पता चलती है तो वो बात जेलर को यानी कि वार्डन को बता देता है, जिसके बाद सब के सब जीरो और स्टैनली के पास आते हैं। स्टैनली वार्डन से कहता है कि हमें जीरो को पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, वो एक होनहार बच्चा है। लेकिन इंचार्ज उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कभी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता। जीरो को इस बात से गुस्सा आता है और वो इंचार्ज के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाता है। लेकिन कोई उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि इतने बड़े भीड़ में वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच सकता। स्टैनली को जीरो की बहुत चिंता होती है, और रात को जब वो अपने बेड पर होता है तभी उसे अपने परदादा की एक बात याद आती है, जो कि उसके दादा ने बताई थी कि किस तरह से किसिन केट के लूटने के बाद वो भीड़ में फंस गए थे, जहां वो 16 दिनों तक जिंदा रहे। वो एक पहाड़ी पर गए थे। इस पहाड़ी को गॉड फिंगर कहा जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसीलिए कभी भी वो उस पहाड़ी को, उस जगह को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। स्टैनली जीरो को किसी भी तरह से बचाना चाहता है, इसीलिए वो भी इस जगह से भाग जाता है और जल्दी स्टैनली तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, भूखा प्यासा होता है। ये दोनों के दोनों इस भीड़ में फंस चुके हैं, और तभी ये देखते हैं कि सामने कुछ पहाड़ियां हैं। इन दोनों को एहसास हो जाता है कि ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर आज से कई साल पहले स्टैनली के परदादा फंस गए थे। ये तय करते हैं कि ये इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और जब ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी स्टैनली का हाथ स्लिप हो जाता है। उसकी जान बचाने के लिए जीरो उसे शॉवल देता है और उसे ऊपर खींच लेता है, जिसमें उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। अभी लगातार ऊपर चढ़ रहे होते हैं, पर जीरो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए वहीं पर वो गिर जाता है। वो स्टैनली से कहता है कि तुम चले जाओ, मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन स्टैनली उसे अपने ऊपर बिठाकर ऊपर ले जाता है, जहां पर ये देखते हैं कि पानी भी है, और ये वही चोटी, वही जगह होती है जहां पर आज से कई साल पहले स्टैनली के परदादा ने जीरो की दादी को ले जाकर पानी पिलाने का वादा किया था। स्टैनली यहाँ पर जीरो को पानी पिलाकर उसे होश में लाता है, और इस तरह से स्टैनली के परिवार के ऊपर जो जीरो की दादी का श्राप होता है वो टूट जाता है, जिससे स्टैनली के पिता, जो कई वक्त से पैरों से आने वाली बदबू का इलाज ढूंढ रहे होते हैं, जो उनकी किस्मत उनके साथ ना होने की वजह से पूरा नहीं हो रहा होता, अब वो पूरा हो जाता है। वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, यानी कि श्राप अब टूट चुका है। स्टैनली के परिवार की किस्मत उसके परिवार के साथ है। साथ ही स्टैनली के ऊपर जो इल्जाम होता है वो भी अब पूरी तरह से उस इल्जाम से मुक्त हो चुका है, क्योंकि केस उसकी लॉयर जीत चुकी है। लेकिन जब वो उसे लेने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि स्टैनली वहां पर नहीं है। वार्डन कहती है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं और वो अब तक उस भीड़ में मर चुके होंगे। कहानी एक बार फिर से पास में जाती है, जहाँ पर हमें किसिन केट को दिखाया जाता है, जिसके पास इस शहर का मालिक यानी कि वार्डन का परदादा आता है और पूछता है कि तुमने खजाना कहाँ पर छुपाया है, लेकिन वो उसे खजाने का पता नहीं बताती, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब से उस शहर का जो मालिक है यानी कि वार्डन का खानदान उस खजाने को ढूंढ रहा है, और इसीलिए बच्चों से यहाँ पर गड्ढे करवाए जाते हैं। पर अब स्टैनली को पता है कि वो खजाना कहाँ पर है, इसीलिए दोनों के दोनों वापस उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें किसिन केट की लिपस्टिक मिली थी। वहां पर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर वार्डन भी आ जाती है। वो देखती है कि इनके पास खजाने का बॉक्स है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी छिपकलियां हैं जो कि बहुत जहरीली हैं, जिनसे सब के सब डर जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस विभाग से भी कुछ लोग आ जाते हैं। वार्डन स्टैनली और जीरो के ऊपर आरोप लगाती है कि ये यहाँ से मेरे खानदानी खजाने को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जीरो देखता है कि इस बॉक्स के ऊपर स्टैनली के परदादा का नाम लिखा है, जो सबको बता देता है। इसके बाद इन बच्चों को यहाँ से ले जाया जाता है, जिसके बाद स्टैनली को, जिसके ऊपर अब कोई भी चोरी का इल्जाम नहीं है, उसे मुक्त कर दिया जाता है। साथ ही वो खजाना जो उसने ढूंढा है वो उसी के परदादा का, इसीलिए वो खजाना भी उसे दे दिया जाता है। यहाँ पर अब पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए 100 सालों के बाद उस भीड़ में एक बार फिर से बारिश होती है, जहाँ पर कभी ग्रीन लेक नाम की झील हुआ करती थी, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर झील होगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। इसके बाद स्टैनली जीरो के साथ अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने परिवार को अपने खानदान का खजाना दिखाता है, जो देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही जीरो जो अपनी मॉम से बिछड़ गया था, वो अपनी मॉम से एक बार फिर से मिलता है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि स्टैनली और जीरो दोनों के दोनों अब बहुत अमीर हैं, इनके पास अपने आलीशान घर है, और जेल से जितने भी बच्चों को छोड़ा जाता है सब इन्हीं के साथ रहते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।